नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत साहब आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो हमारा प्रकाश लाइट, यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन आज। और हम आज पढ़ने वाले हैं क्या है, वर्ण विक्षेपण पढ़ने वाले हैं और प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से होता है, हीरा कैसे चमकता है, हमारे आसमान ब्लू यानी आसमान या समुंदर जो होता है नीला कैसे दिखाई देता है, कारण क्या है, सूर्य उदय से पहले लालिमा कैसे दिखाई देती है। सारे एग्जाम्पल जो आपके आज से बाद जितने आज से पहले आप कंफ्यूज होते हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल को इतने स्टिक तरीके से आपको समझाऊंगा भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप पेपर देने जाओगे ना, ऑप्शन से चकराओगे नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको एक प्यारी सी राम राम। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ, जिसका नाम क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बात तो आपको ध्यान पड़ी गई होगी, अगर आपने परावर्तन अच्छे से पढ़ा है तो एक बात ध्यान पड़ गई होगी आपको भैया, भी हो क्या रहा है, परावर्तन ही हो रहा है। हो क्या रहा है, परावर्तन ही हो रहा है। अब इस बात को मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, अपना समझाने का तरीका रहेगा अलग अलग। कैसे, देखो आप 3 चित्र बनाते हैं छोटे छोटे, उसके बाद ये आपके दिमाग से निकल जाए तो मेरे को कह देना सर ये आपने बनाया तो था और मेरे दिमाग से निकल गया, तो कमेंट कर देना आप। आज डायग्राम से सब कुछ इसको क्लियर कर देंगे, लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट कर देंगे। हम बनाएंगे 3 चित्र। चित्र बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आह क्या बात है। एक चित्र ये बनेगा आपका, सबका नंबर आएगा, धक्का मुक्की न करें। क्या बात है, ये होता परावर्तन। क्या होता है, इससे पहले आप ये चित्र बनता है उतने में परावर्तन तो समझ लो भी प्रकाश जब किसी भी मतलब सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस चला जाता है ना, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये बात आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है ना, पहले पढ़ चुके हो। हाँ जी, पढ़ चुके हैं, ज़रूर पढ़ चुके हो, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट खोपड़ी हो आप। ये आपके 3 है। ये मान लो जल है, मैं कहता हूँ ये जल है और जल है तो कल है, और ये आपके नीचे है वायु। ठीक है, इधर भी ये क्या है, ये जल है और ये क्या है, वायु है। ये क्या है, जल है और ये क्या है, वायु है। तो तीनों चीज़ें समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी प्रकाश की किरण आती है, मान लो कहीं से किरण तो आएगी, कहीं ना कहीं से तो आएगी ना। ठीक है, प्रकाश की किरण आती है, मान लो इसके अंदर, जल के अंदर घुसती है। इस बात को ध्यान से देखना है। जैसे ये प्रकाश की किरण है और ये यहाँ पर जल में गई। अब जैसे ही जल है तो ये इसका क्या हो गया, सतह हो गई। ठीक है, अब जल से जैसे बाहर निकलेगी, ये जल से बाहर निकलेगी, मान लो ये बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये अभिलंब हो गया, ये पीछे पड़ा अपने, ये क्या है, अभिलंब है। समझना है तो टाइम लगेगा, और एक बार टाइम दे दिया तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, और जैसे ही इसको जाना कहाँ चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। क्या जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये कौन सा माध्यम है, तो आप कहोगे जी ये संघनन माध्यम है, और कल हमने पढ़ा था ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल। ये क्या है, डेंसर है, ये रेयर है। तो डेंसर माध्यम से जब रेयर में जाती है तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाती है, और ये क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है, ये अभिलंब कहलाता है। बस बात कंप्लीट हुई। ठीक है, ये आई है, ये आई है और ये आर है।
और इस क्रिया को जब प्रकाश एक माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी रास्ते से विचलित होकर वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो उस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो अपवर्तन है। तो आप कहोगे जी अपवर्तन तो आपने कल समझा दिया था, इसको समझाना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये अपवर्तन प्रकाश का बस नॉर्मल सी बात। अब ये जल है, जल कौन सा माध्यम है? तो आप कहोगे जी ये संघन माध्यम है। और ये क्या है? विरल माध्यम है, वायु। अब दोबारा यही प्रकाश की चाल देखो आ रही है, ये प्रकाश आ रहा है इधर। अब ये किरण को मैंने थोड़ा और झुका दिया, मान लो ऐसे और झुका दिया, मतलब पहले यहाँ से ली थी अपन और झुका दिया। मैंने किरण को क्या कर दिया, अभी पहले टॉर्च ऊपर से मार रहा था, अब मैं टॉर्च ऐसे मार रहा हूँ, समझ में आ रही? पहले ऊपर से मार रहा था, अब ऐसे टॉर्च मार रहा हूँ। तो किरण क्या हो जाएगी, उसका कोण घटेगा ना, यानी ये घटेगा या बढ़ेगा? तो आप कहोगे जी ये तो बढ़ जाएगा। यानी कोण जब क्या कर दिया जाए, ये अभिलंब खींच लेता हूँ मैं, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। और किरण जानी कहाँ चाहिए थी? यहाँ जानी चाहिए थी, मान लो, ठीक है, यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन चली कहाँ गई? ये इसके समांतर चली गई। किसके? तल के समांतर, तल के समांतर चली गई, ठीक है, तल के समांतर चली गई। तो आप ये बताओ मेरे को, आप मेरे को ये बताओ अभी ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया जी। ये कोण कितने का हो गया? 90। तो ये I है और ये 90 का क्या है? R है, अपवर्तित है, ठीक है। यानी ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये अभिलंब है। जब अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो है, अपवर्तित जो किरण है वो क्या बना ले? 90 डिग्री का कोण बना ले। तो आपतित कोण को क्रिटिकल एंगल, यानी वो जो क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहलाता है। इस बात को समझना था आपको, और यही आपको, ये डाउट आपका बहुत दिनों से बना हुआ था मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, उसको क्या बोलेंगे? देखो मैं दोबारा समझाऊंगा। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो क्रांतिक कोण होता कौन सा है? तो क्रांतिक कोण आपतित कोण को कहते हैं, आपतित कोण को कहते हैं, आपतित कोण को कहते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण किसका नाम है? I का नाम है क्रांतिक कोण। जब क्या हो जाता है? जब अपवर्तित कोण 90 डिग्री का हो जाए, अपवर्तित कोण, ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, अपवर्तित कोण जो है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तब आपतित कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक है। देखो प्रकाश ऐसे आया, सीधा जाना चाहिए तो थोड़ा सा मुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रकाश का अपवर्तन कह दिया। प्रकाश को थोड़ा सा और आपने बेंड कर दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा और झुका दिया। जैसे झुकाया तो जाने क्या चाहिए थी? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी थी। क्या हुआ? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी थी। ये दो माध्यम है, दूसरे माध्यम में जल से निकलकर किस में जानी थी? वायु में जानी थी। तो ये क्या हो गई? समांतर हो गई। जहाँ पर जल का तल था ना नीचे से, उसके साथ साथ चलने लग गई, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? अब साथ चलेगी तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। इसको हमने क्या कहा? अपवर्तित कोण अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो आपतित कोण को क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक है। यानी जो ये एंगल है वो क्या कहलाएगा? अब क्रांतिक कोण कहलाएगा। जब क्या हो? अपवर्तित कोण 90 डिग्री का हो। अब हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली कंडीशन क्या आ सकती है? मैंने और खींच के नीचे कर दिया, मतलब टॉर्च ऐसे मारा था, मैंने टॉर्च और नीचे कर दी, ठीक है, और नीचे कर दी। तो क्या हुआ? मैंने यहाँ से ले लिया इसको, ठीक है, और ये गई ऊपर अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब, ठीक है, और ये अभिलंब है। ये कोण देखो, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है। ये कोण क्या है? I है हमारा। अब जब क्रांतिक कोण तक तो बात ठीक थी,
कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश की किरण कह रही है मैं जाल चली जाऊंगी, जहां मुझे जाना है मैं चले जाऊंगी, लेकिन ज़्यादा उस पर वजन डाल दिया। अब कहते हैं मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो इस जल के अंदर ही रहने वाली हूँ अब, ठीक है ना। तो ये कहीं नहीं जाती। अगर आपतित कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, यानी पहले इस कोण से और बड़ा हो जाए ना, थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाता है फिर, एक माध्यम से प्रकाश के चल प्रकाश है वो एक माध्यम से इस माध्यम से इस माध्यम में नहीं जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वापिस इधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, वापिस इधर चला जाएगा, ठीक है। उसी को तो हम देखो एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। ये कौन सी किरण है, तो ये लिख लो आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। और ये कोण कितने का है, तो 90 डिग्री प्लस का है। आपको भी पता है 90 तो यहाँ हो जाता, ठीक है, 90 तो यहाँ हो जाता। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अपवर्तन ही है, ठीक है ना। और परावर्तन भी, ये दोनों बात हो रही है। अगर आपतित कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है। उस क्रिया को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परावर्तन इसलिए कहा क्योंकि जिधर से आई उधर ही चली गई, यही तो था परावर्तन। किसी सतह से टकराकर वापस उसी सतह पर, क्या है, किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाना परावर्तन, किसी दिशा से आकर उसी दिशा में लौट जाना परावर्तन। और आंतरिक परावर्तन क्यों कहा गया, पूर्ण आंतरिक, क्योंकि ये किसी माध्यम के अंदर हो रहा है और ये माध्यम एक माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में, आंतरिक यानी इंटरनल, अंदर ही रह गई, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस बात को समझने में आपको टाइम नहीं लगा होगा। अब आपका दिमाग सही से सेट कर देंगे दोबारा। आपतित किरण थी, चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपवर्तन हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये माध्यम है संघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। बात एक याद रखना, मैंने ऊपर संघन बनाया, विरल नहीं बनाया। संघन से जब विरल में जाती है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, नहीं तो संभव नहीं है ना। संघन से गई, अब थोड़ी सी मैंने किरण को ऐसे झुकाया कि, और अपवर्तित किरण कहाँ चली गई, जल के समांतर चली गई, यानी उसके तल के समांतर गई, तो 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण इधर बना, तो इस कोण को क्या कह दिया, क्रांतिक कोण कह दिया। अब इस क्रांतिक कोण जो ये था, इससे मैंने और नीचे किया जैसे ही, तो इधर 90 प्लस बनेगा। अब आपको पता है, तो 90 प्लस बनेगा, तो यानी 90 से ऊपर बनेगा, तो ये क्रांतिक कोण से बड़ा कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 प्लस कोण बन जाएगा। 90 प्लस कोण का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। उसी क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये बात लिख सकते हो आप, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश, इसके एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस समय, अपने मर्जी से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए, इस समय आपतित कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे TIR यानी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं।
यानी जो एक मीडिया है उससे दूसरे मीडिया में वो इंटर न करके उसी में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, वापस लौट जाती है, यानी उसी में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसका क्या होता है, इसके अंदर जाती है तो इससे जो है क्या है, वस्तु जो होती है, जिस वस्तु में, जिस माध्यम में, चाहे जल, कांच वगैरह कुछ में भी हो रहा हो, जिस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहती है, यानी संगन माध्यम वो माध्यम जिसकी क्या है, गंतव्य ज़्यादा है, और विरल माध्यम वो माध्यम जिसका गंतव्य कम है। या संगन माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो संगन माध्यम होता है ना, दोनों में से वो चमकने लग जाता है। इसकी मतलब क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है, चमकने, जैसे हीरे का चमकना, ठीक है ना, मृग मृचिका का बनना, और ये आपका शीशा की दरार, टूटी हुई शीशा है ना, उसकी दरार, उसका चमकना। अब बताता हूँ आपको, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। कितना प्यार से बनाया यार तुम्हारे लिए, देखो यार, ठीक है ना। क्या है, कुछ नहीं है, फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, फिजिक्स से पढ़ना है, मजे लेके पढ़ो। इसके उदाहरण देख लो आप। उदाहरण, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, शाइनिंग ऑफ ए डायमंड, ठीक है, हीरे का चमकना। क्योंकि हीरे का जो क्रांतिक कोण है ना वो 24 डिग्री है, सबसे कम है इसका, ठीक है। जब हीरा ऐसे बना होता है, मान लो हीरा 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 ऐसे ऐसे कटा होता है, एक चतुर्भुजीय आकृति के अंदर ये इस प्रकार से कटा है। जब प्रकाश की किरण इसके अंदर तो चली जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती, ऐसे जाती है, यहाँ टकराती है, फिर 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 यहाँ इस प्रकार से वो क्या है, चमकने लग जाता है। तो हीरा चमकता हुआ नजर क्यों आता है, हीरा चमकता हुआ इसलिए नज़र आता है क्योंकि प्रकाश की किरण घुस तो जाती है उसके अंदर लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका जो क्रांतिक कोण है वो 24 डिग्री है। अगर 24 डिग्री से फालतू कोई भी किरण है, 24 डिग्री से प्लस उसके अंदर कोई किरण, मतलब आपतित किरण घुसती है ना, जिसका 24 डिग्री से ज़्यादा कोण हो तो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। तो 24 डिग्री क्या है, इसका क्रांतिक कोण है हीरे का। और उसके बाद बाहर नहीं निकल पाएगी, बाहर नहीं निकले तो प्रकाश की किरण जब किसी के अंदर घूमेगी तो वो क्या हो, चमकेगा ही ना, ठीक है ना। उसी प्रकार मृग मृचिका बनती है, मिराज फॉर्मेशन जो होता है, मृग मृचिका का बनना, मृग तृष्णा, मृग मृचिका, मृचिका, मृज मृचिका, चाहे वो मृग मृचिका आपसे पूछ रही रेगिस्तान में बनती है तो वो ही यही है, और वो कहते ठंडे इलाकों में बर्फ़ वाले क्षेत्र में भी मृग मृचिका बनती है, तो वो भी किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मृचिका वो होती है, क्या होता है, उसके अंदर भी नीचे वाली लेयर जो होती है उसके अंदर क्या है, उसका तापमान क्या है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना, प्रकाश की चाल टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। किस किस पे डिपेंड करती है, तो प्रकाश की चाल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, माध्यम पे डिपेंड करती है, उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, माध्यम कैसा है, ठीक है, डेंसर वगैरह, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। जो नीचे वाला टेम्परेचर होगा ना ज़मीन के पास, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और धीरे 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 लेयर जो ऊपर जाती है उसका घटता रहता है। तो क्या हुआ, कम टेम्परेचर नीचे वाला, ज़्यादा टेम्परेचर संगन विरल माध्यम हो गया। तो क्या होगा, ऊपर नज़र आएगा, थोड़ा सा आपको नीचे नज़र नहीं आएगा, देखना थोड़ा सा ऊपर मृग मृचिका जैसे जल पड़ा है, ठीक है। मृग तृष्णा, मतलब रेगिस्तान में हिरण जो होते हैं वो सोचते हैं भी वहाँ पानी है, भाग के जाते हैं, फिर भाग के जाते हैं, भाग के जाते हैं, ऐसे भाग भाग के मर जाते हैं बेचारे, है ना। तो मृग मृचिका, मिराज यानी भ्रम, तृष्णा या मृचिका का मतलब भ्रम, भ्रम होता है भी पानी है वहाँ पे, तालाब है लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक है, मृग मृचिका। आगे लिखोगे, ओ टूटे हुए कांच की दरार का चमकना, टूटे हुए कांच की दरार का चमकना,
ठीक है। टूटे हुए कांच की दरार का चमकना हो गया आपका। एंडोस्कोप जो होता है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोप। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, सबसे बढ़िया है ऑप्टिकल फाइबर, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर होगा क्या, ऐसे मतलब किरण बाहर नहीं जाएगी, यानी सिग्नल को दूर 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 भेजना है। अब दूर सिग्नल जाएगा, मान लो विदेशों से भी हमारे देश में सिग्नल आते हैं, इंटरनेट वगैरह के कनेक्शन दिए हुए हैं एक दूसरे को, समुद्र से आपने देखा भी होगा। तो वो सिग्नल जाएंगे, वहाँ तक जाएगी इतने में, तो अगर 0% के पास भी लॉस हुआ तो धीरे धीरे इतना लॉस हो जाएगा भी आगे तो स्पीड से चलेगा नहीं। जैसे आपने वाईफाई घर में लगा रखी होगी, उसके अंदर जो तार लगा होता है पीछे, वो महंगी आती है ना केबल, आपने देखा होगा, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है। देखना आपने डिश लगा रखी होगी ऊपर, डिश या केबल लगा रखी होगी, केबल की तार आपके टीवी तक आती है, वो उसके अंदर देखना क्या फ़र्क है, वाइट वाइट कलर का नजर आया, वही तो ऑप्टिकल फाइबर है यार, प्रकाशीय तंतु वही तो है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है भी, ये प्रकाशीय तंतु है, इसके अंदर सिग्नल भेजने के लिए अब ऐसे 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 करते करते करता सिग्नल आपके पास आ जाता है, और लॉस नहीं होता, सिग्नल का लॉस नहीं होता बिल्कुल भी। इसलिए प्रकाशीय तंतु का दूर तक किसी भी सिग्नल का संचरण करना हो तो उस रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय तंतु का। और प्रकाशीय तंतु होता है उसके अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, या चमकने की बात कहीं पे भी दे दे आपको, चमकने की बात कहीं पे दे दे तो आपको क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। तो पता चल गया आपको, बहुत अच्छे से समझाया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण रूप से आंतरिक अंदर परावर्तन, यानी किसी माध्यम के अंदर ही किरण वापस मुड़ जाए, किसी माध्यम के अंदर रह जाए तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन था। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। कांच की दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परकिरणन समझेंगे। देखो, प्रकाश का परकिरणन, शब्दों में बहुत कुछ है। परकिरणन, 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 ठीक है ना। देखो क्या होता है, अच्छा है, बढ़िया है, इससे सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है पूरे प्रकाश में, पूरे एग्जाम्पल, और इसके एक एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। और एक ट्रिक मैं बता दूंगा, बस आप ख़त्म कर देना उस चीज़। ट्रिक क्या है, बस समझना है, उस कंसेप्ट क्लियर करना है। देखो, पूर्ण परकिरणन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, ठीक। परकिरणन क्या है, परकिरण, परकिरण, ठीक है ना। ऐसे देखो, यहाँ पे आपका है ये कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो सकता है कोई कण हो, ठीक है। यानी पता ही आपको, एटमॉस्फेयर में कण होते ही हैं, और इधर से आई प्रकाश की किरण और इसको हिट कर गई। जैसे ही प्रकाश की किरण, या तो आपतित किरण हो गई मान लो, और हिट कर गई, तो ये यानी क्या हो गई, चारों दिशाओं में फैल गई, चारों दिशाओं में फैल गई। ये तो मैंने सुंदर बनाया, ऐसे नहीं होता बाकी, ठीक है ना। सीधी होती है, आपको पता ही है, प्रकाश की गति सीधी गति में करता है ये। और डस्ट पार्टिकल तो आपका ख़त्म ही हो गया है ना। ये था आपका डस्ट पार्टिकल, वाइट नज़र आ रहा है अब तो, बेचारा बेचारा, ठीक। ये आपको एक डस्ट पार्टिकल था। ये क्या थी, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश की किरण है ये, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण जब आती है और वो किसी डस्ट पार्टिकल, या आप कह सकते हो धूल कण से, या कोई मॉलिक्यूल या अणु से टकराती है, यानी कोई भी रास्ते में उसके आ गया, मतलब छोटी चीज़ आ गई, ठीक है। तो आपको पता ही है
हमारा एटमॉस्फेयर जो आपका वातावरण है उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं किसी न किसी से। अगर वातावरण के अंदर कोई कण पाए जाते हैं तो जैसे ही लाइट आती है उन कणों से जैसे टकराती है ना, तो वो क्या हो जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है। क्या हो जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है ना, चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो उसको हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और ये क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। इस बात को ऐसे लिख लो, वातावरण है, आपको पता ही है, वातावरण एटमॉस्फेयर है, उसमें आपको पता है या तो अणु पाए जाएंगे और या क्या पाए जाएंगे, कण पाए जाएंगे। मान लो जरूरी भी नहीं है पाए जाएंगे तो ठीक है। और जिनका आकार बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा आकार होता है, ठीक है। अगर वातावरण में अणु और कण है और जिनका आकार बहुत छोटा, इतना छोटा है कि ठीक है वो हम नहीं देख पाते, उससे अगर प्रकाश की किरण टकराती है, ठीक है, तो धूल कण से प्रकाश की किरण का टकराकर, प्रकाश की किरण का टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाना, चारों दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरण का किसी धूल कण से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन यानी किरण आई और क्या हो गई, उसके पर निकल गए, ऐसे चारों दिशाओं में फैल गई, पर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। किरण के क्या हो गए, पर यानी पंख निकल गए, प्रकीर्णन, ठीक है ना, स्कैटर हो गई। क्लियर हुआ, ये बात थी, ये प्रकाश की किरण थी आपकी, फैल गई। अब प्रकाश की किरण जो है उसको चारों दिशाओं में फैल जाए, इसका जो है वो परिणाम क्या होता है, ठीक है, प्रभाव क्या देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा जो आसमान हरा दिखाई देता है ना, आसमान नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है, बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, ठीक है, बर्फ़ सफ़ेद दिखाई देती है, खून लाल दिखाई देता है। उसके कारण क्या है मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। खून लाल क्यों है, खून चमकता क्यों है, ठीक है ना, एक एक चीज़ आपको समझाई जाए। उससे पहले स्कैटरिंग जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, सिलेक्टिव या रेलेंस स्कैटरिंग। सिलेक्टिव को क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव लिख लो भाई, सिलेक्टिव या रेलेंस स्कैटरिंग। पर स्कैटरिंग तो प्रकीर्णन हो जाएगा। एक तो इस प्रकार की प्रकीर्णन होती है, ठीक है। जब क्या होता है, देखो ये प्रकीर्णन कब होता है, क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आपकी वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ यानी तरंग दे रही है, प्रकाश की तरंग दे रही है, प्रकाश की लिख ही देता हूँ मैं, प्रकाश की तरंग दे रही है, ठीक है। अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का साइज जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का साइज अगर बड़ा है, ठीक है ना, किससे, पार्टिकल कण से, ठीक है, तो होने वाली स्कैटरिंग जो है, यानी प्रकाश तो अभी भी चारों दिशाओं में फैलेगा, लेकिन वो स्कैटरिंग है वो क्या कहलाएगी, सिलेक्टिव रे या प्रकीर्णन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिलेक्टिव, 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 सिलेक्टिव को क्या कहते हैं, देख लेना भाई यार, सिलेक्टिव प्रकाश की तरंग दे रही है, ठीक है, उसका साइज क्या हो, कण से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, कण से क्या हो, बड़ा हो, कण से बड़ा हो। अब कण छोटा है और तरंग दे रही है क्या उसकी ज़्यादा है, मान लो ये ज़्यादा है और कण क्या है, छोटा है,
कण इतना ही, ठीक है। अब इससे टकराएगी मान लो, तो उसमें जो स्कैटरिंग होगी ना वो क्या कहलाएगी, सिलेक्टिव कहलाएगी। यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है अगर कण से क्या हो, बड़ी हो, या कण तरंग दैर्ध्य से छोटा हो। यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, अगर कण या अणु तरंग दैर्ध्य से छोटा आकार का हो, तो अगर तरंग दैर्ध्य से छोटे आकार का हो ना, तो उस क्या कहते हैं, सिलेक्टिव स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है ना, स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है आपको देखो, इस स्कैटरिंग के अंदर दो चीज़ें, और ये स्कैटरिंग जो होती है वो इस प्रकार से होती है, स्कैटरिंग समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4, ठीक है। यानी 4, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन किसके समानुपाती होता है, 1 तरंग दैर्ध्य पावर 4 की, ठीक है। यानी यहाँ से आपको क्या पता चलता है, देखो भी अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा, और तरंग दैर्ध्य कम है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। अगर तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य जो कम है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ अब देख लो, इसको भी समझाना पड़ जाता है। मैं सोच लेता हूँ कभी, एस है मान लो, इसको बराबर रख दूँ मैं, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य अपनी 2 है और उसकी पावर क्या है, 4 है, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो 2 की 4 कितनी होगी, S16। 1 को 16 से भाग करोगे क्या होगा, उत्तर कम आएगा, और जितना आएगा, मैं कह दूं तरंग दैर्ध्य 4 है, तरंग दैर्ध्य को बढ़ा दिया 2 गुना मान लो, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 16, 16 का 16 कितना होता है, 16 का 16 कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो आप कहोगे जी ये तो आंसर आ जाएगा, अगर 2 गुना भी बढ़ा दी जाए तो 256, अब इससे 256 से भाग दोगे, यानी तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो स्कैटरिंग घट रही है ना, तो आप यहाँ पे लिख लो सीधा का सीधा, ठीक है ना। यानी प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन जो होता है वो प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है अगर तरंग दैर्ध्य कम हो, तरंग दैर्ध्य क्या हो, कम हो, तरंग दैर्ध्य क्या हो, कम हो। और प्रकीर्णन कब ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन ज़्यादा कब होता है, जब प्रकीर्णन कम कब होता है, जब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम है, प्रकीर्णन ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम है, एक चीज़ कम है दोनों में से, ठीक है। इसे याद कर लो, हमने बताया था भी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर प्रकाश जो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जिसका इस प्रकार से लिखा जाता है विबग्योर, आपने लिखा होगा विबग्योर, ठीक है। तो ये वाला सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करना है ये वाला बेनिनाला, ठीक है। तो ये तो आपका बैंगनी रंग है, ऐसे ट्रिक बना लो। ये क्या है, इंडिगो, इंडिगो के क्या बोलते हैं यार, ठीक है। ये आपका नीला है, जामुनी, बेजानी, हैप्पी नाला है, ये येलो यानी पीला है, ये यानी ऑरेंज यानी संतरी है, नारंगी है, और ये है आपका लाल, ठीक है। बैजानी, हैप्पी नाला, बैजानी कहते हैं ना, बैजा पंजाबी में कहते हैं ना, बैजानी यानी बैठ जा, नी हैप्पी नाला यानी खुशी नाला, ठीक है। ऐसे याद कर लो, यानी बैंगनी रंग का जो
तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। पराबैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। तो आप कहोगे परकिरणन सबसे ज़्यादा किसका होता है, परकिरणन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस रंग का होता है, इसका होता है। और आपसे कह दे तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी है, लाल की है, लाल की है। तो तरंग दैर्घ्य अगर सबसे ज़्यादा लाल की है तो परकिरणन सबसे क्या होगा, परकिरणन सबसे कम किसका होगा, परकिरणन सबसे कम, सबसे कम लिख देता हूँ मैं, सबसे कम किस रंग का होगा और सबसे ज़्यादा किस रंग का होगा। तो सबसे ज़्यादा तो आपको लिख लेना है बैंगनी रंग का होगा, सबसे ज़्यादा तो किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा। और सबसे कम परकिरणन जो है वो लाल रंग का होगा, और लाल रंग का होगा। सबसे कम परकिरणन क्या होगा, लाल रंग का होगा। इस तरंग दैर्घ्य वाले के साथ मैंने समझा दिया। धीरे 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 क्या हो जाता है, परकिरणन क्या हो जाता है, घटना, परकिरणन घटना शुरू हो जाता है और सबसे कम हो जाता है। और इसीलिए आपको कहा जाता है, क्या कारण है भी खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं, या खतरे के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, या ट्रेन में लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है। कहीं पे भी खतरे के लिए बनाया गया निशान क्या होता है, मोस्ट ऑफ लाल रंग का होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि प्रकाश की प्रकिरणन जो है वो क्या होता है, प्रकाश का प्रकिरणन तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। और तरंग दैर्घ्य जिसकी ज़्यादा है उसका प्रकाश का प्रकिरणन कम होता है। प्रकाश का प्रकिरणन कम होने का मतलब प्रकाश कम फैलता है। कौन सा प्रकाश, लाल रंग का। अब खतरा आपको दूर से दिखाई देगा तभी सचेत हो गए ना, इसलिए लाल रंग आपको दूर तक दिखाई देता है। लाल रंग क्या देता है आपको, दूर से ही लाल बत्ती दिखाई दे जाती है। बेक बत्ती जो होती है बाइक की, गाड़ी की, किसी की भी लाल लगी होती है, दूर से आपको पता चल जाए भी आगे कोई व्हीकल जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता ही ना चले, मान लो नज़दीक आके पता चले और आपकी गाड़ी ठोक दो आप। तो लाल रंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका प्रकिरणन कम है। प्रकिरणन कम का मतलब क्या है, कम फैलता है। फैलेगा कम तो दूर जाएगा। अगर पानी है, मान लो पानी न फैले, ठीक है, तो दूर तक जाएगा। और पानी अगर छोटी छोटी फैल जाए तो क्या जाएगा बताओ आप, कम दूर जाएगा ना। तो सेम चीज़ यही है भी, पानी फैल रहा है तो कम दूर जा रहा है, और पानी नहीं फैल रहा तो ज़्यादा दूर जा रहा है। यानी लाल रंग कम फैल रहा है इसलिए दूर जा रहा है। प्रकिरणन का मतलब फैलना ही है, प्रकिरणन का मतलब फैलना, ठीक है। और बैंगनी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये फैल जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है, प्रकिरणन ज़्यादा, एनर्जी कम है इसमें, है ना। यही ऐसे फैलने का फ़ायदा क्या है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इस स्कैटरिंग के एग्जाम्पल क्या है, इस स्कैटरिंग के जैसे सनसेट है जो, ठीक है, लाल वाले से देखो आप ये याद कर लो, खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं, किसके कारण, प्रकिरणन के कारण, ठीक है। और सूर्य उदय, सनराइज जो होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है। सूर्य सनसेट और सनराइज से देखो, सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है, सूर्य उदय से पहले नहीं यार, सूर्य उदय के समय लाल रंग का ललिमा जो दिखाई देती है, और सूर्य अस्त के बाद या सूर्य अस्त के समय लाल लाल आसमान जो दिखाई देता है ना, ललिमा जो नज़र आती है, वो भी किसके कारण आती है, क्योंकि बाकी जो रंग है ना, बाकी रंग जो सारे हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और लाल रंग दूर तक नज़र आता है। तो ललिमा यानी लाल और पीला सा नज़र आता है, और विबग्योर, ठीक है ना। तो में क्या होता है, नारायण वो जो अपना क्या होता है, जामुनी सा नज़र करके ऐसे करके थोड़ा सा नज़र आता है लास्ट में, लाल लाल सा। तो इसीलिए क्या होता है,
हमें लाल दिखाई देता है, बाकी रंग दिखाई नहीं देते। ठीक है, और 7 रंगों का प्रकाश है तो 7 रंग इकट्ठे दिखाई दें तो वो सफ़ेद दिखाई देता है। अब सारे रंग इतनी दूर दिखाई देंगे नहीं, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय में लाल दिखाई देने का कारण भी क्या है, यही है। ठीक है, स्काई ब्लू दिखाई देना आपकी, यानी आकाश जो नीला दिखाई देता है वो भी किसके कारण है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं। आकाश नीला, सूर्यास्त के समय आसमान का लाल दिखाई देना, सूर्य उदय के समय प्रकाश आसमान का लाल दिखाई देना किसके एग्जाम्पल है, सारे के सारे तो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के हैं। और भी करेंगे, अभी तक इतना कुछ भी नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तक तो और करेंगे। ठीक है, तो 4 चीज़ें तो आपको याद रखनी थी यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश की प्रकीर्णन ऐसे याद कर लो। फिर देखो, तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता ही है प्रकाश। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या है, तो तरंग दैर्घ्य अगर ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम हो जाता है। प्रकीर्णन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। और अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एक दूसरे के उल्टे हैं, मान लो प्रकीर्णन क्या हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है, बैंगनी रंग का, क्योंकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो वो किसकी है, उसकी। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का, क्योंकि लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम है। और यहाँ पर अगर बैंगनी की बात करूँ तो मैं 3900 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, विबग्योर से याद करना, विबग्योर भी करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, वो मैं वर्ण विक्षेपण में करवाऊंगा। जब प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है ना, वो अलग चीज़ है। ये प्रकीर्णन है यहाँ पे, क्लियर। दूसरी एक स्कैटरिंग है, मी स्कैटरिंग। इसको मी स्कैटरिंग बोलते हैं, यानी मी प्रकीर्णन बोलते हैं। मी प्रकीर्णन, मी प्रकीर्णन क्या है, देखो मी प्रकीर्णन क्या है, देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमने क्या किया था, देखो तरंग दैर्घ्य का तो इसमें रोल बहुत ज़्यादा रहता है, तरंग दैर्घ्य का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बोल देते हैं यार, अपने को जो अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्या हो, देखो कोई भी रेडिएशन है या किरण है या विकिरण है, ठीक है, तो आपको विकिरण बोल दो, हम विकिरण बोलते हैं आप। ठीक है ना, विकिरण बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोल दो, आप विकिरण बोल दो, रेडिएशन बोल दो। वो क्या हो, विकिरण जो है ना उसकी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, क्योंकि किरण का किसी का भी हो सकता है क्या, स्कैटरिंग, और या तो बड़ी हो या क्या हो, बराबर हो। बड़ी या बराबर होती है किसके, कण के। ठीक है, यानी मान लो ये कोई या तो इतनी ही है, मान लो इसके बराबर है, और या क्या है, इससे बड़ा कण आपको मिल गया उस तरंग प्रकाश की किरण को या रेडिएशन को। ठीक है, या तो बराबर हो विकिरण तरंग या कण, जब तरंग दैर्घ्य के बराबर या बड़ा होता है तो होने वाला प्रकीर्णन मी प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, मी प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है ना, यानी जो पार्टिकल है ना या मॉलिक्यूल, जो तो नहीं मान लो पार्टिकल है, मान लो वो क्या है, वो क्या है, वो बड़े हैं। किससे बड़े हैं, वो किससे बड़े हैं, तो वो बड़े होते हैं, मान लो किससे बड़े होते हैं, तरंग दैर्घ्य से। तो तरंग दैर्घ्य से अगर वो बड़े होते हैं तो ये मान के चलो आप, उस समय कौन सा होगा, स्कैटरिंग तो होगी, यानी क्या हो रहा, प्रकीर्णन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ में कौन सा प्रकीर्णन होगा, अगर आपको प्रकार पूछा जाए तो मी प्रकीर्णन होगा। क्या होगा, मी प्रकीर्णन होगा। तो जब कण तरंग दैर्घ्य के बराबर या उससे बड़ा होता है तब। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल आपको है, जैसे पूछ लिया जाता है कई बार भी, प्रकार दे दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल तो आपको, जैसे बादल का सफ़ेद दिखाई देना, बादल का सफ़ेद दिखाई देना। ठीक है, जैसे धुआं, स्मोक जो हो गया,
ठीक है, जैसे आपका धुंध, कोहरा, ये सफ़ेद दिखाई देते हैं। यानी मी स्कैटरिंग जो होती है ना, तो बराबर बड़ा होता है तो कौन सी स्कैटरिंग होती है? मी स्कैटरिंग होती है। और मी स्कैटरिंग एक खास बात है, अगर बराबर और बड़ा अगर हो ना, पर तरंग दैर्ध्य से बड़ा या बराबर हो तो वो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी, आपको सफ़ेद दिखाई देगी। क्या होगी? सफ़ेद दिखाई देना। यानी जितनी चीज़ें सफ़ेद दिखाई देती है ना, वो किस कैटेगरी? मी। कौन सी? मी में क्या है? सफ़ेद दिखाई देता है, इसे याद रखो, ठीक है ना। मी सफ़ेद, ठीक है। मैं सफ़ेद, मैं सफ़ेद, मैं सफ़ेद, सब सफ़ेद है। कौन कहता है मैं काला हूँ? सब सफ़ेद हैं, अंदर से सफ़ेद चाहिए, ठीक है ना। दिल सफ़ेद चाहिए। मैं सफ़ेद, मी सफ़ेद, मी सफ़ेद, मी सफ़ेद, मैं सफ़ेद हूँ। सब सफ़ेद है ना, कोई काला नहीं है दिल का। तो मैं से सफ़ेद, यानी जब पार्टिकल जाओ तब बराबर हो या बड़ा हो ना, तो वस्तु क्या होती है? उसे प्रकाश टकराएगा, टकराते ही वो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। जैसे बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, आपका आसमान जो सफ़ेद दिखाई देता है कई बार, ठीक है ना। बादल जो होते हैं सफ़ेद दिखाई देते हैं, बर्फ़ सफ़ेद दिखाई देती है आपकी, ठीक है ना। बर्फ़ जो होती है वो सफ़ेद। उसके बाद आप कह सकते हो आपका जो धुआं है या धुंध है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो वो मी स्कैटरिंग, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन तो है ही है, लेकिन प्रकीर्णन का भाग है में प्रकीर्णन। मी प्रकीर्णन के कारण वो क्या देते हैं? बादल सफ़ेद, धुआं सफ़ेद, धुंध सफ़ेद, कोहरा सफ़ेद, ये सफ़ेद, वो सफ़ेद, सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है ना। ये सफ़ेद दिखाई देना, क्लियर हो जाएगी बात। इसके बाद रमन स्कैटरिंग होती है। अपने देश के वैज्ञानिक, भारत मूल के वैज्ञानिक 1930 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उन्हें रमन स्कैटरिंग में इसने क्या काम किए थे? रमन स्कैटरिंग, रमन प्रकीर्णन, इन्होंने प्रकीर्णन पे क्या काम किया था बताओ? इन्हें 1930 के अंदर, याद कर लेना, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था भैया, ठीक है। नोबेल प्राइज दिया है 1930 में। भारत मूल के वैज्ञानिक थे, भारत मूल के वैज्ञानिक थे, ठीक है। भारत के थे, लेकिन बाद में तो पता ही आपको कहाँ चले जाते हैं वैज्ञानिक सारे के सारे, ठीक है। ये कहते हैं जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सारी चीज़ें नहीं बदलती, ठीक है। सभी गुण नहीं बदलते, सभी गुण नहीं बदलते, उसमें से कुछ ही चीज़ें बदलती है, कुछ ही गुण बदलते हैं, कुछ ही गुण बदलते हैं, प्रॉपर्टी गुण बदलते हैं, ठीक है। जैसे तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, रंग बदल जाता है, ठीक है, और आपकी आवृत्ति। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रमन स्कैटरिंग क्या कहता है, इसके अंदर यानी सारे के सारे व्यवहार जो है ना वो नहीं बदलते, या सारे के सारे जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो नहीं बदलती, कुछ ही चीज़ें बदल जाते हैं, कुछ चीज़ें बदल जाते हैं। ये कहता है रमन स्कैटरिंग, ठीक है ना, रमन स्कैटरिंग। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, भारत के वैज्ञानिक थे। क्लियर हुई बातें? अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं और पानी के साथ पढ़ते हैं। देखो बहुत चीज़ें हैं, लाल सिग्नल वगैरह वगैरह वगैरह। पानी देना, ठीक है। जब तक पानी आ रहा है कुछ लिख ही लेते हैं ना। अब लिख लो, पहले तो सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना। दूसरा लिख लो, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तीसरा लिख लो, बादल का सफ़ेद दिखाई देना। चौथा लिख लो, धुएं या कोहरे का सफ़ेद दिखाई देना। आसमान का सारे बताऊंगा मैं, लास्ट में एक ट्रिक करूँगा। ट्रिक का मतलब ये नहीं है, ट्रिक एक चीज, एक ऐसा, एक ही कीवर्ड, एक ही पॉइंट बताऊंगा, उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक है। समुंदर का नीला दिखाई देना,
ठीक है, पानी आ गया, पानी पी लेता हूँ भाई। खून का चमकना, खून का चमकना, खून का चमकना एस्ट्रोनॉट को क्या बोलते हैं यार, को आसमान का काला दिखाई देना, आसमान काला दिखाई देता है, स्पेस, जो ऊपर जाते हैं स्पेस के अंदर जो जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जो चंद्रमा पे जाते हैं, जो मंगल ग्रह पे जाते हैं और ग्रहों पे जाते हैं, जो बाहर जाते हैं, मतलब उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको क्या आसमान काला दिखाई देता है, उसको क्या देता है, आसमान काला दिखाई देता है। जैसे दूध का सफ़ेद दिखाई देना, दूध का सफ़ेद दिखाई देना, प्रकीर्णन। और क्या क्या था, हाँ, खतरे के निशान, खतरे का निशान जो है लाल रंग के बनाए जाते हैं, कारण है उसका प्रकीर्णन, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन, लाल का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, बैंगनी रंग के नहीं बनाए जाते, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, उत्तर आएगा कम होता है, ठीक है। तो दूध वगैरह, धुआं वगैरह, आसमान का रंग नीला वगैरह वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। ये क्यों दिखाई देते हैं, तो ये इसीलिए दिखाई देते हैं रंग यार, कहीं पे भी एक बस बात ये है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के अंदर क्या याद करना है आपको, जब प्रकाश जो होता है ना वो क्या होता है, रंगों में विभाजित हो जा रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो रंग का नाम कहीं पे भी आ जाए ना, रंग का नाम मतलब लाल है, समय लाल है, बादल सफ़ेद हैं, ये हैं, आसमान का नीला है, समुद्र नीला है, आसमान काला दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन वायुमंडल जो नहीं है, निर्वात में चला जाएगा, मतलब है जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा। आसमान में जहाँ पर निर्वात कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर तो स्कैटरिंग नहीं हो रही ना, वहाँ स्कैटरिंग नहीं हो रही तो वहाँ काला दिखाई देगा। आपको ये मौसम जो है ना सफ़ेद दिखाई दे रहा है, और आप सोचते हो प्रकाश सफ़ेद नज़र आ रहा है, तो आपको ही नज़र आ रहा है, ऊपर जाओगे सफ़ेद कुछ नज़र नहीं आता, काला काला नज़र आएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो बादल वगैरह सफ़ेद दिखाई देते हैं आपको, बादल सफ़ेद, धुआं वगैरह, दूध का सफ़ेद, खून चमकता हुआ नज़र आता है, खतरे का निशान लाल बनाए जाते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के उदाहरण है ये सारे के सारे। इनका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है ना, प्रकाश का नॉर्मल सी बात हो जाएगा। और मेरे हिसाब से हो क्या जाएगा, क्लास तो काफ़ी लंबी चली गई होगी यार, 53 मिनट की होगी, देखो भाई, ठीक है। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से, मैं और करवाता आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट करवाता, लेकिन क्या करें अब क्लास इतनी लंबी होगी तो इतना लंबा आप देख नहीं पाते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन समझाने में टाइम लग जाता है, वो आप समझना चाहते हो तो इस प्रकार से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका भगवान भला करेगा, आपको सरकारी नौकरी देगा, और नौकरी के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, इज्जत मिलेगी समाज में, ठीक है। अपने माँ बाप का आप नाम ऊँचा करोगे घर में, तो भगवान भला करे। जय हिंद, जय भारत।